हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टेक न्यूज़। दिस इज रोहित शर्मा। और यार ये हमारी पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट है 2018 का VSSC 2018 का पार्ट 4 लास्ट पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 80 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारा पार्ट 3 था जो कि मैंने आज ही अपलोड किया था अराउंड मॉर्निंग में। तो उसके अंदर मैंने अराउंड क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व करा था। सही है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके सब्सक्राइब करो यार चैनल को, शेयर भी करा करो चैनल को। अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल रही है मेरे चैनल के थ्रू तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जाके। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट। ठीक है, ये एक सर्किट है, यहाँ पे वो पूछ रहा आउटपुट क्या है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है आपकी, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो 10 किलोहर्ट्ज की, जो कि दे रखा है 10 किलोहर्ट्ज स्क्वायर वेव ऑसिलेटर। ठीक है, सो आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है 10 किलोहर्ट्ज है। वो इनपुट फ्रीक्वेंसी आपका 1000 डिवाइड बाय 1000 काउंटर से डिवाइड हो रही है। तो आपको यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी जो मैं F1 मान के चल रहा हूँ वो आपको F1 कितनी मिलेगी? F1 विल बी इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 1000। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 10 हर्ट्ज। ठीक है, तो आपको F1 जो मिल रही है यहाँ पे वो आपको मिल रही है 10 हर्ट्ज। ठीक है, जब 10 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है अगर आपका क्या कहते हैं टी फ्लिप फ्लॉप से पास होती है तो आपको जो आउटपुट है, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो आपको आउटपुट पे मिलेगी वो मिलेगी F1/2। इट विल बी डिवाइड बाय 2, सो 10/2 विल बी इक्वल टू 5 हर्ट्ज। ठीक है, तो आपको आउटपुट पे जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो मिल रही है 5 हर्ट्ज की। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड के बारे में पूछ रहे हैं। तो टाइम हमें मालूम है 1/5 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है, दिस विल बी इक्वल टू 200 मिली सेकेंड। ठीक है, आई होप आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है टी। तो इस क्वेश्चन में इफ द कॉमन बेस डीसी करंट गेन ऑफ अ बीजेटी 0.98, जो कि आपको उन्होंने बोल दिया अल्फा 0.98 है, आपको कॉमन एमिटर डीसी करंट गेन दैट इज बीटा आपको निकालना है। तो अगर आपको बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन मालूम है दैट इज बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो आप डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं 0.98 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.98। तो आपका यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 49, जो कि आपका कॉमन एमिटर डीसी करंट गेन है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, तो एक ट्रांसमिशन लाइन है, अ ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड एट इट्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो दे आर आस्किंग अबाउट द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो जब भी ट्रांसमिशन लाइन जो है टर्मिनेट हो रही है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पे, तो आप लिखोगे ZL विल बी इक्वल टू Z0। ZL जो है आपका Z0 के इक्वल है। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो अगर आपको मालूम है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का अगर आपको फॉर्मूला याद है जो कि होता है Z0 माइनस Z0 अपॉन में Z0 प्लस Z0। ठीक है, क्योंकि वैसे आपका फॉर्मूला ये होता है ZL माइनस Z0 अपॉन में Z0 प्लस Z0। ठीक है, मैंने डायरेक्टली ZL प्लस Z0 डायरेक्टली मैंने ZL इक्वल टू Z0 से रिप्लेस कर दिया। तो Z0 माइनस Z0 इज 0 अपॉन में 2 Z0 विच विल बी इक्वल टू 0। तो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है 0 आ रहा है। ठीक है, तो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का आपका फॉर्मूला मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है ZL माइनस Z0 अपॉन में ZL प्लस Z0। ठीक है, और मुझे मालूम है ट्रांसमिशन लाइन जो है टर्मिनेट हो रही है मेरी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस पे, तो उस केस के अंदर ZL जो है Z0 के इक्वल है। तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया, जो कि 0 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। एक उन्होंने बोल दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सिंगल टर्न कॉइल एट एन इंस्टेंट ऑफ t। ठीक है, तो आपको फाई ऑफ t उन्होंने दे दिया। फाई ऑफ t कितना दे रखा है? 2t² माइनस 20t प्लस 40। ये आपको फाई ऑफ t गिवन है। ठीक है, द इंड्यूस्ड EMF एट द कॉइल इन द कॉइल एट द इंस्टेंट t इक्वल टू 2 सेकंड पे इंड्यूस्ड EMF पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें इंड्यूस्ड EMF मतलब E निकालना है। E हमें मालूम है माइनस साइन d∅dt होता है, ये हम सबको मालूम है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। तो d∅dt हम यहाँ से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट करना आई थिंक सबको आता होगा, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा -20। ठीक है, तो 40 -20 और 40 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो d∅dt आपका 40 -20 आ रहा है। ठीक है, तो EMF जनरेटेड n इक्वल टू 1 टर्न मानते हैं, क्यों? क्योंकि इट इज अ सिंगल टर्न कॉइल। तो दिस विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू -40 -20। तो ये हो जाएगा आपका जो EMF आ रहा है 20 -40 आ रहा है, और उन्होंने t इक्वल टू 2 सेकंड पे फाइंड करने के लिए बोला था हमसे। तो 20 -4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 20 -8 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। 12 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप किसी को डाउट नहीं होगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? इफ अ
If an NPN transistor is properly biased in the active region, then most of the electrons from the emitter pass through the base to the collector. ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67. तो हाईएस्ट इनपुट इंपिडेंस किस में होता है? हाईएस्ट इनपुट इंपिडेंस हमेशा याद रखना कॉमन कलेक्टर में हमारा हाईएस्ट इनपुट इंपिडेंस होता है. ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक यहाँ पे टेबल बनवा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो आप यहाँ पे करेक्टरिस्टिक लिख लो. ठीक है, करेक्टरिस्टिक यहाँ पे कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनपुट इंपिडेंस, पहला इनपुट इंपिडेंस. ठीक है, फिर आता है आउटपुट इंपिडेंस. ठीक है, फिर आता है वोल्टेज गेन. ठीक है, फिर आता है करंट गेन और फिर आता है आपका फेज शिफ्ट. ठीक है, तो ये मैं सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे एक टेबल बनवा देता हूँ आपको. इनपुट इंपिडेंस कॉमन बेस के अंदर लो होता है, कॉमन एमिटर के अंदर मीडियम होता है और कॉमन कलेक्टर के अंदर हाई होता है. ठीक है, आउटपुट इंपिडेंस कॉमन बेस के अंदर हाई होता है, कॉमन एमिटर में मीडियम रहता है, इसलिए हम कॉमन एमिटर ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, इनपुट इंपिडेंस और आउटपुट इंपिडेंस दोनों मीडियम है कॉमन एमिटर के केस में और कॉमन कलेक्टर में लो रहता है आउटपुट इंपिडेंस. वोल्टेज गेन बहुत हाई होता है आपका कॉमन बेस के अंदर, इसमें मीडियम रहता है कॉमन एमिटर में. ठीक है, कॉमन कलेक्टर में लो रहता है. करंट गेन कॉमन बेस में लो होगा, कॉमन एमिटर में मीडियम होगा और कॉमन कलेक्टर में हाई होगा. फेज शिफ्ट 0 डिग्री होता है कॉमन बेस में, कॉमन एमिटर में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है और कॉमन कलेक्टर में 0 डिग्री होता है. ठीक है, तो ये टेबल रिवाइज कर लेना, आपके ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल. ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पूरी टेबल आपको यहाँ पे ड्रॉ करवाई है. ठीक है, तो प्लीज इसे नोट कर लेना अपने नोट्स के अंदर, जो भी स्टूडेंट्स इसरो या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 68. The transistor amplifier with 85% efficiency is likely to be a. ठीक है, 85% efficiency जो होता है वो हमेशा क्लास सी की होती है. ठीक है, तो मैं सबकी एफिशिएंसी लिखवा देता हूँ, मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो आपको याद रहेगा यहाँ पे क्लास ए की जो एफिशिएंसी होती है अराउंड 50% होती है, क्लास बी की एफिशिएंसी आपकी 78.5 होती है. ठीक है, 78.5%. सी की आपकी 90% के आसपास होती है. ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं, मैंने अप्रोक्सीमेट लिया था, 85% उन्होंने बोला था तो मैंने 90%, तो क्लास सी हमारा ऑप्शन है इसका आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69. क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर QPSK मॉड्यूलेटेड चैनल इज, द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर QPSK. इसके लिए जो हमारी बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है वो BPSK की हाफ होती है. ठीक है, इट इज हाफ ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ BPSK, रिमेंबर. ठीक है, तो मैं अगर आपको मालूम होगा BPSK में फॉर BPSK M is equal to twice of bandwidth which is equal to twice of RB. ठीक है, अब फॉर QPSK M is equal to 4 times of bandwidth. ठीक है, तो इससे आप कंपेयर करके लिख सकते हो. ठीक है, कि हमारा BPS जो QPSK, the bandwidth required for QPSK modulated channel is half the bandwidth of BPSK. that is option A will be the correct answer. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इन अ रडार सिस्टम if the peak transmitted power that is PI is increased by a factor of 16 and the antenna diameter is increased by a factor of 2, the maximum range will increase by a factor of. ठीक है, तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है जो कि होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर इनटू PI जो आपका ट्रांसमिटेड पावर है की पावर 1/4. ये होता है आपका इसका फॉर्मूला. ठीक है, जब आप इसके थ्रू कंपेयर करोगे, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैंने आपको ये बता दिया कि ये मेरा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे. जब आप इसके थ्रू कंपेयर करोगे तो आपकी जो रेंज है वो इंक्रीज कर जाएगी 4 से, बाय फैक्टर ऑफ 4. ठीक है, तो एक बार आप चेक करना, प्लीज टेल मी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 70 इन द कमेंट. ठीक है, कि ये आंसर सही होगा या नहीं होगा, इस क्वेश्चन के थ्रू आप इसको करके देखना. क्वेश्चन नंबर 71. ठीक है, कुछ तो आपके लिए भी होमवर्क होना चाहिए ना, सही है. ये थोड़ी है कि सारे क्वेश्चन मैं कराता जाऊंगा तो आप लोग क्या करोगे. तो क्वेश्चन नंबर 70 आपका होमवर्क है, मैंने आपको हिंट दे दिए तो आप अपने आप देखना. Which of the following diode is most suitable for the detection of microwave signal?
माइक्रोवेव सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए शॉटकी बैरियर डायोड यूज करते हैं हम, हमेशा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द टर्न्स रेशियो ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर नीडेड टू मैच अ 1 किलो ओम रेजिस्टेंस टू अ 40 ओम लोड, ठीक है। तो कभी भी याद रखना, फॉर द लोड टू मैच विद द सोर्स रेजिस्टेंस, अगर हम लोड को सोर्स रेजिस्टेंस के साथ मैच कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है आर एज द सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस डिवाइड बाय द एन स्क्वायर, एन इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एन स्क्वायर इज इक्वल टू आर एल अपॉन आर एस, ठीक है। तो मेरा आर एल मुझे मालूम है, यहाँ पे इन्होंने दे दिया 40 ओम का लोड है मेरा, ठीक है, और आर एस जो इन्होंने सोर्स रेजिस्टेंस दिया है वो मुझे दिया है 1000 ओम, ठीक है। वो टर्न्स रेशियो पूछ रहे हैं, तो यहां से मैं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकता, निकाल सकते हैं। तो एन इज इक्वल टू आर एल कितना है मेरा 40 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो इसका रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हट के इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, ये गया ये गया। तो यहाँ से 4 का रूट से बाहर लेकर आओगे तो 2, 100 को लेकर आओगे 10, तो 2/10 इज इक्वल टू 1:5 की रेशियो आ जाएगी आपकी, ठीक है। 1:5 1:5 की रेशियो आ जाएगी, ठीक है। और टर्न्स रेशियो जो होती है हमारी वो 1:n होती है, ठीक है। तो 1:n होती है, तो यहाँ से 5:1 हो जाएगी रेशियो आपकी टर्न्स रेशियो, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एडीसी ओवर सैम्पलिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू रिड्यूस द क्वांटाइजेशन नॉइज। क्वांटाइजेशन नॉइज को रिड्यूस करने के लिए होती है, ठीक है। क्वांटाइजेशन नॉइज को रिड्यूस करने के दो तरीके होते हैं, पहला तो ओवर सैम्पलिंग एक तरीका है क्वांटाइजेशन नॉइज को रिड्यूस करने का, और दूसरा नॉइज शेपिंग, ठीक है। याद रखना, बता रहा हूं यहां पे नॉइज शेपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द एब्सोल्यूट पावर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ -30 dB ओके W। सो पावर इन dBW आपको गिवन है, पावर कितनी गिवन है आपको -30 dBW, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ, पावर का फॉर्मूला जो होता है -30 dBW, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 10 log बेस 10, आपका यहाँ पे पावर आ जाएगा वॉट के अंदर, सही है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, ये आप सॉल्व करोगे तो log 10 बेस 10 PRW इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करोगे इसको तो PRW जो आपका आएगा वो आएगा 1 मिली वॉट। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये log बेस 10 है, ठीक है। PRW जब आप log इसको इस साइड लेकर आओगे तो PRW जो आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 10 to the power -3, ठीक है, which is equal to 1 milliwatt. So option A will be the correct answer. Next question, question number 75. तो अब ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। ये आपको गिवन है, वो बोल रहा है नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे मालूम पड़ेगा। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट अगर आपको मालूम होगा b² - 4ac होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो b², यहाँ पे b कितना है आपका 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू a कितना है आपका 3, c कितना है 25, तो 16 25 4 100 इंटू 3 300, 16 - 300 विच विल इक्वल -286, ठीक है। तो आपका डिटर्मिनेंट नेगेटिव आता है। तो डिटर्मिनेंट जब भी डिटर्मिनेंट नेगेटिव होता है तो हमेशा याद रखना इट हैज नो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। इट हैज नो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो ऑप्शन सी नील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ लॉगरिथम्स की। तो क्या होता है, log बेस a इज इक्वल टू 1 होता है ये, ठीक है। अगर log बेस में कुछ दे रखा है और x y ऐसे कुछ दे रखा है तो आप इसको कैसे लिखोगे, log बेस a x प्लस log बेस a y, ठीक है, इस तरीके से। ऐसी अगर x y y में दे रखा हो तो आपका माइनस में आ जाएगा यही चीज, log a x माइनस में log a y, ठीक है। अगर log a 1/x दे रखा है तो ये आपका आ जाएगा -log a x, रिमेंबर, ठीक है। सिमिलरली आप बाकी चीजें भी कर सकते हैं, जैसे log बेस a x की पावर p दे रखा है तो आप p आपका आगे आ जाएगा log a x, ठीक है। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको log 2 जो है x दे रखा है, log 3 y दे रखा है, ठीक है। log 2 x दे रखा है
और log 3 जो आपको है y दे रखा है, ठीक है। अब मैं log 6 निकालना है, तो log 6 को क्या 2 × 3 है ना, तो मैं लिख सकता हूँ log 2 + log 3, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। और log 2 मेरा कितना है x है, log 3 कितना है y है, तो x + y आपका आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं करना आपको, सही है। तो चलो रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, ये हमें इक्वेशन गिवन है। तो आपको जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपको याद हो क्या होती थी, मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपको याद हो कुछ, तो वो होती है ax² + ay² + 2gx + 2fy + c = 0, जिसका सेंटर जो था, इसका जो सेंटर होता था वो कहाँ होता था, -g, -f पे होता था, याद हो तो। और रेडियस जो होता था, रेडियस कैसे निकालते थे हम, रेडियस हम निकालते थे √g² + f² - c से निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, तो g मुझे मालूम पड़ जाएगा, g कितना है आपका, अगर मैं इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो g मेरा कितना आ जाएगा, g मेरा आ जाएगा g मेरा -2 आ रहा है एक तरीके से, ठीक है। f मेरा कितना आ रहा है, f मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। c कितना आ रहा है मेरा, c कितना है मेरा -31, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, r की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो ये होगा 4 + 1 -31, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो 1 + 32 + 4 36, तो √36 मीटर कितना होता है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 यूनिट जो भी है, ठीक है। तो 6 यूनिट आपकी रेडियस हो गई, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट 78 आपका क्या कहता है, 2 classes of standard 9 in a school with 40 student and 50 student have got average marks of 75% and 0.84%। तो आप दोनों क्लासेस का एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है। तो अगर आपको मालूम होगा एक क्लास आपकी 40 स्टूडेंट की है, तो मैं लिख लेता हूँ x1 से लेके x40 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल एवरेज जो है 40 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना देगा, 0.75 दे रखा है, 75%, ठीक है। ऐसे ही आप अगर मैं लिख लेता हूँ टोटल सम कितना हो जाएगा इन स्टूडेंट्स का, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, x40 = 0.75 × 40, ये हो जाएगा। सेम मैं उन बच्चों के लिए भी निकाल लेता हूँ जो x1 से लेके x50 तक के हैं, उनके लिए क्या हो जाएगा, 0.84 × 50। कोई डाउट, अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 0.75 × 40 जब आप करोगे तो ये आपका 30 आएगा टोटल, ठीक है। और ये 0.84 × 50 करोगे तो 42 आएगा। अब 90 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है, तो टोटल 90 स्टूडेंट तो हो ही गए, ठीक है। तो 30 दोनों का सम 30 + 42 / 90, ये कितना हो जाएगा आपका 72 / 90, ये आप सॉल्व करोगे तो आपका अराउंड 0.890% आएगा, 80% आएगा अराउंड, ठीक है। तो 80% के लिए ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। √27 कैसे लिख सकते हैं हम, अगर आपको मालूम हो √27 का आप एलसीएम करोगे, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन जो करोगे 3 × 3 × 3, ठीक है। तो √27 को भी मैं लिख सकता हूँ 3√3 लिख सकता हूँ, 3√3 - √12 + 3√3, ठीक है। तो 3√3 + 3√3 कितना हो जाएगा, 6√3 - 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 12 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा क्या आएगा, 2 6 2 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से भी मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, ये 6√3 - 2√3 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 4√3। 4√3 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए मैच कर गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 भी देख लेते हैं। सम ऑफ 3 consecutive numbers, सम ऑफ 3 consecutive odd number is 45। तो 3 consecutive odd number हमेशा याद रखना, एक x हो गया, एक x + 2 हो गया, odd number ले रहे हैं क्योंकि, ठीक है, x + 4 हो गया, इनका सम आपको दे रखा है 45। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आएगा 3x + 6 = 45। यहाँ से आपकी 45, यहाँ से आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 13, x की वैल्यू 13 आ रही है, तो एक नंबर हो गया आपका 13, एक नंबर हो गया 15 और एक नंबर हो गया 17, ठीक है। तो 17 जो है आपका लार्जेस्ट नंबर है इसके अंदर जो आपको निकालना है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पे हमारा VSSC का 2018 का पेपर सॉल्व हमने पूरा कर चुके हैं। इसके बाद हम VSSC का दूसरा पेपर लेकर आएंगे, ठीक है, और बाकी एग्जाम्स के भी पेपर देखेंगे, HDSC वगैरह के भी देखेंगे, ठीक है। तो ओके देन, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। चलिए बाय।